नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को समझेंगे और इसी को कंपेयर करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के साथ। साथ में जानेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर के राइट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम पूरी के पूरी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है महेश सिंह। कभी भी अगर कोई डील होता है तो दो पर्सन के बीच में होगा। हम एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए दो पर्सन है, एक आदमी जो मुंबई में है, एक व्यक्ति जो कानपुर का है। ये दोनों के बीच में एक डील हुआ। डील है या तो गुड्स खरीदने के लिए या तो फिर सर्विस को खरीदे बिक्री हो रही है दोनों के बीच में। समझिए कानपुर का एक व्यक्ति है, वो गुड्स बेच रहा है और मुंबई वाला गुड्स को खरीदेगा, या सर्विस ये बेच रहा है और मुंबई वाला सर्विस को परचेस करने वाला है। जो सेल करेगा वो सेलर हो गया। कई बार प्रोड्यूसर खुद ही सेल करते हैं तो प्रोड्यूसर भी कभी कभार इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो परचेस कर रहा है वो बायर होता है। लेकिन क्या हर एक बायर कंज्यूमर होता है? तो नहीं। कंज्यूमर होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी गुड्स आप खरीद रहे हैं उसका सेल्फ कंजम्पशन करे। वो खुद आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा, आपका फैमिली कंजम्पशन उसका करेगा। यानी आप कंजम्पशन के पर्पज से परचेस कर रहे हैं एंड नॉट फॉर रीसेल। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एंड वेरी एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी कैटेगराइज्ड एज अ कंज्यूमर। अब जो भी व्यक्ति कंज्यूमर होगा उसे कुछ पर्टिकुलर राइट्स उसके आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ अ कंज्यूमर, उसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड, एक पर्टिकुलर राइट है उसके पास, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। यानी वो जो गुड्स खरीदेगा वो कोई हैज़ार्डस ना हो, उसे उसको कुछ पता नहीं है और आपने कुछ उसे ऐसा माल दे दिया जिससे उसको हेल्थ को कोई इशू हो रहा है। आपने कुछ खाने का चीज़ परचेज़ किया, वो खाने के परचेज़ की वजह से किसी कुछ हेल्थ का इशू ना हो या कोई अदर प्रॉब्लम कॉज ना हो, तो देयर इज़ अ नीड टू बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट थिंग इज द कंज्यूमर डिमांड्स, या कंज्यूमर के पास एक राइट है, दैट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। एक कंज्यूमर जब गुड्स खरीदेगा तो उसे पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर गुड का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसे अंधेरे में रख कर उसे हाफ नॉलेज के साथ में जो सामान अगर आप देंगे, हाफ इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे और सामान देंगे तो दिस इज रॉन्ग। अ कंज्यूमर मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट इन डिटेल, जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है। अगेन कंज्यूमर को राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उसके पास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जाकर टीवी खरीदेगा तो उसके सामने सिर्फ एक टीवी नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ टीवी जिसमें से वो चूज़ करेगा कि कौन सा उसे चाहिए। तो एक कंज्यूमर के लिए ये बहुत एसेंशियल चीज़ होता है। इसीलिए मार्केट को ओपन रखा जाता है और कंज्यूमर के जब मार्केट ओपन होगा तो सेलर्स लोगों की वैरायटी आएगी, बहुत सारे सेलर्स होंगे तो कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन होगा, वो जो माल खरीदना चाहता है, जो अपने जो उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली। तो मार्केट भी कंज्यूमर ड्रिवन होगा रादर देन सेलर्स ड्रिवन हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी फॉल्ट हुआ है, कोई भी फ्रॉड हुआ है, किसी भी तरीके का उसको कुछ हार्म पहुंचा है, तो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल। उसके प्रॉब्लम को, उसके जो भी ग्रेवांस है उसे कंसीडर किया जाएगा और उससे सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो दीज आर द पर्टिकुलर राइट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इंटरनेशनली, और नेशन भी इसे मानता है कि भैया दीज आर द पर्टिकुलर राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अब हमारे इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली समझिए कि देर आर टू पर्सन, वन फ्रॉम मुंबई एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम कानपुर। इन दोनों के बीच में एक डील हुआ फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड और सर्विस। ठीक। अब समझिए इन दोनों के बीच में ये डील में कुछ फ्रॉड हो गया या कुछ फॉल्ट निकला है, कुछ फ्रॉड हुआ है। सो अगर फॉल्ट या फ्रॉड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंज्यूमर सफ़र करेगा, बिकॉज उसने पे किया है और उसको जो प्रोडक्ट मिल रहा है या किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, तो ऑब्वियसली दिस कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु विल सफ़र बिकॉज उसने पे किया है। तो देर इज़ ऑलवेज अ नीड कि इस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। सो गवर्नमेंट ने ये नीड को कंसीडर किया और 1986 में गवर्नमेंट ने इसी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था। ठीक है। सो पार्लियामेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और इसी के थ्रू कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया।
ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था ऑन 24 दिसंबर 1986, यानी ये 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ ये एनफोर्स हुआ। इसीलिए 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर 1986 में कंज्यूमर को क्या प्रोटेक्शन मिला। तो समझिए एक कंज्यूमर है जिसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, यानी जिसके डील में या तो उसको कुछ डिफेक्ट माल मिला है या किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर इज़ एन एग्रीव्ड पर्सन जो सफ़र कर रहा है। तो ये कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। तो कंप्लेन करने के लिए कहाँ पर अप्रोच करेगा? तो देखिए, अब डिपेंड होता है कि जो भी इसने परचेज़ किया था उसका अमाउंट क्या है। इफ़ द अमाउंट इज़ लेस देन 20 लाख, रिमेंबर हम यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर रहे हैं। अगर अमाउंट लेस देन 20 लाख था तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा। ये एक तरीके का कंज्यूमर कोर्ट होता था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स या जो भी डील का परचेजिंग का जो भी अमाउंट था, इफ़ दैट अमाउंट इज़ मोर देन 20 लाख या वी कैन से दैट बिटवीन 20 लाख टू 1 करोड़, तो वो डायरेक्टली स्टेट लेवल पे जाकर अप्रोच करेगा। और अगर मोर देन 1 करोड़ है तो वहाँ पर वो डायरेक्टली नेशनल लेवल पे, दैट इज़ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा और जाकर डिस्प्यूट फाइल कर सकता है। अगर समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फॉर एग्जांपल द अमाउंट था 10 लाख का, तो अब ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। इस डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन का जो भी वर्डिक्ट होगा, अगर इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन ही कैन मेक एन अपील इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अगर वो फिर सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट लेवल के वर्डिक्ट से, तो वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा, वहाँ पर अपील कर सकता है। और अगर वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अल्टीमेट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट उसके पास ओपन है, वहाँ तक वो जा सकता है, अपील कर सकता है। अगर वो 40 लाख का अमाउंट है तो डायरेक्टली स्टेट में जाएगा, स्टेट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल, नेशनल से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। देखिए, अब एक चीज़ होता है कि अगर इसे कंप्लेन फाइल करना है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्लेन फाइल करना है या फिर स्टेट लेवल पे कंप्लेन फाइल करना है, तो ये कहाँ पर कंप्लेन करेगा? द बायर वॉज फ्रॉम मुंबई एंड द सेलर वॉज फ्रॉम कानपुर। तो कहा जाता था जहाँ पर भी सेलर है, सेलर के पॉइंट पे वहाँ वाले जो लोकेशन है उधर आपको फाइल करना पड़ेगा ये कंप्लेन। तो कंज्यूमर के लिए ये भी एक डिफ़िकल्टीज थी जो लेटर पीरियड में आइडेंटिफाई किया गया। खैर, लेकिन 1986 का एक्ट हमें कहता है कि कंज्यूमर को सेलर्स के पॉइंट पर वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है उसके पास जाकर कंप्लेन फाइल करना होगा। तो कई बार कंज्यूमर इसलिए भी कंप्लेन फाइल नहीं कर पाता था। समय के साथ हमने कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की कई कमी को देखा। जैसे हमें पता चला कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक तो पहली बात है कि वो सेलर्स पॉइंट पर जाकर आपको कंप्लेन फाइल करना है, ये एक डिफ़िकल्टीज़ है, ये एक शॉर्ट कमिंग्स है या लिमिटेशंस है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स को कवर नहीं किया गया था, बिकॉज उस समय ई कॉमर्स का इतना मार्केट नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे ई कॉमर्स का बहुत बड़ा मार्केट है। ई कॉमर्स ने पूरे मार्केट को एक तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है, उसका डोमिनेंस चल रहा है। तो ई कॉमर्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1986 के एक्ट में ई कॉमर्स को कवर नहीं किया गया था। 1986 में जो अपील के लिए अमाउंट है वो बहुत कम था। जैसे 20 लैक्स तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 20 लैक्स के ऊपर है तो स्टेट में जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट को जो कवर करने के लिए जितना अमाउंट का रेंज दिया गया था वो काफ़ी कम था। ये लगा कि समय के साथ में, बिकॉज 1986 में 20 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अब के टाइम पर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मनी का वैल्यू कम हुआ है। इन्फ्लेशन आने की वजह से प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसलिए उस कंपैरिजन से देखा जाए तो जो भी अमाउंट दिया गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट को 20 लाख और स्टेट को अपर लिमिट है 1 करोड़ का, एंड बियॉन्ड 1 करोड़ हो गया तो आप नेशनल लेवल पे जाएंगे, तो ये अमाउंट काफ़ी कम है। ये जो वैल्यू ऑफ अपील है वो काफ़ी कम था और ये पूरी की पूरी मैकेनिज़्म बड़ी स्लो चला करती थी। तो इसलिए भी अब ज़रूरी था कि इस प्रोटेक्शन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसमें कुछ सुधार किया जाए या फिर कुछ ना कुछ तो बदलाव करने का, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इस पूरे एक्ट को ही
हटा दिया और इस एक्ट के बदले एक नया एक्ट लाया, वो बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके लाया गया। इस एक्ट के बारे में सबसे पहली बात, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रामविलास पासवान जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इस पर्टिकुलर एम का जो एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो भी टाइमली मैनर में, और इस पूरे सेटलमेंट हमें टाइमली मैनर में, इन द सेंस उनके पूरे ग्रीवेंस को सेटल करना है। इस एक्ट को प्रेसिडेंट का असेंट मिला 20 जुलाई 2020 को, और ये 2020 से पावर में 20 जुलाई को, अभी कुछ दिन पहले ये एनफोर्स भी हो गया। सो इसलिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, 2019 के इस एक्ट के बारे में आपको कुछ डिटेल में बता रहे हैं क्या चेंजेस। सबसे पहली बात, इस एग्रीव्ड पर्सन को कहा गया, ये जो एग्रीव्ड कंज्यूमर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इस कंज्यूमर को कहा गया कि अब अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप कंप्लेन फाइल करेंगे। कंप्लेन फाइल कहाँ करेंगे? तो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट का स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एंड नेशनल का है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब अमाउंट चेंज कर दिया गया। अब कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट में जो कंप्लेन फाइल किया जाएगा वो if the amount is less than 1 crore तो डिस्ट्रिक्ट में, if the amount is more than 1 crore and less than 10 crore तो स्टेट में आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। और अगर if the amount is more than 10 crore तो अब आप डायरेक्टली नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाकर कंप्लेन फाइल करेंगे। ये कंप्लेन फाइल करने के लिए अब आपको मुंबई वाले व्यक्ति को कानपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंज्यूमर्स प्लेस है बस वही जगह पे वो फाइल कर देगा। आपको फिज़िकली भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के वेबसाइट से फॉर्म लीजिए और फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली भरिए और सबमिट कर दीजिए। सो कंज्यूमर के लिए काफ़ी ईज़ कर दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि अब जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जो भी ऑर्डर आएगा, जो वर्डिक्ट होगा, उसको डायरेक्टली स्टेट में अपील करने की ज़रूरत नहीं है। रादर डिस्ट्रिक्ट में ही अब फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जिसे आप कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं, ये सारे जो है तीनों, इन्हें कंज्यूमर कोर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये कंज्यूमर कोर्ट खुद ही अपने डिसीजन को फिर हायर लेवल पे उसे रिव्यू करेगा। रिव्यू पिटीशन फाइल करो। रिव्यू पिटीशन के बाद जो आपको वर्डिक्ट आएगा, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट देन यू कैन फाइल अ कंप्लेन, यू कैन फाइल एन अपील इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट के इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप फिर रिव्यू पिटीशन फाइल करिए। अगर रिव्यू पिटीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तब आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हैं। और नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये बेसिक कुछ चीज़ कहा गया इस पर्टिकुलर एक्ट में, दैट इज़ दिस इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट किए गए। प्लस अगर आप पहले देखेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट में ये मैंडेटरी था कि एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑन द कंज्यूमर कोर्ट नीड टू बी फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड। लेकिन अब ये जो एक्ट लाया गया है 2019 का, इसमें ये रिलीफ एक रखा गया है। ये एक रिलीफ है जिसमें कहा गया है कि देयर इज़ नो नीड फॉर 50% ऑफ द मेंबर्स टू बी फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड। यानी कंज्यूमर कोर्ट में अब 50% ऑफ द मेंबर्स जुडिशियल बैकग्राउंड से होने ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप कंप्लेन फाइल करेंगे, यानी एक कंज्यूमर जब कंप्लेन फाइल करेगा कंज्यूमर कोर्ट में, तो वो किन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकता है? तो वो इन सारे चीज़ों से, दैट इज़ अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, कोई चीटिंग हुआ है, या फिर डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस है, कुछ डिफेक्टेड माल प्रोवाइड किया गया है, या फिर ओवर चार्जिंग वाला कोई इशू है, ओवर चार्जिंग या फिर डिसेप्टिव चार्जिंग है, या फिर ऑफरिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस फॉर द सेल्स विच मे बी हेजार्डियस टू लाइफ और द सेफ्टी। अगर कुछ भी हेजार्डियस ये हेजार्डियस गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया गया है तो इस कंटेक्स्ट में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और पहले कंप्लेन सेलर्स पॉइंट पे होता था, अब कंज्यूमर अपने ही प्लेस पर कंप्लेन फाइल कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक और प्रोविज़न है। प्रोविज़न ये है कि अगर जब आप डिस्ट्रिक्ट
नेशनल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल पे जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या स्टेट या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे, तो इन लोग इस मैटर को 21 डेज़ के अंदर सेटल करने वाले हैं। सो अब टाइम बाउंड मैनर पे इन्हें मैटर को सेटल करना है। बट देयर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट, दैट इज़ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लीगल प्रोसीजर, अगर इफ़ देयर इज़ अ स्कोप कि भाई लीगल प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले भी मैटर को सेटल किया जा सकता है, इफ़ देयर इज़ अ स्कोप एंड इफ बोथ द पार्टी, दैट इज बायर एंड सेलर, वो जो दोनों पार्टी थे, इफ बोथ द पार्टी एग्रीज, तो यहाँ पर मैटर डील करने के बदले द मैटर विल बी रेफर्ड टू अ मेडिएशन सेल। ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसी कमीशन के अंडर में या इसी कमीशन के अथॉरिटी के अंडर में एक सेल होता है, दैट इज़ मेडिएशन सेल। मेडिएशन सेल इज़ अंडर द कंज्यूमर कमीशन के ही अंडर में होता है। यहाँ पर कोई लीगल प्रोसीजर नहीं चलाया जाएगा, दोनों ही पार्टी को बैठाकर सेटलमेंट कर दिया जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक बार यहाँ पर जो वर्डिक्ट निकला, दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट के अगेंस्ट में आप कोई लीगल अपील किसी भी लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर लीगल अपील नहीं फाइल कर सकते अगर आपने बाहर ही सेटल कर लिया। यही पूरे मैकेनिज़्म को कहा जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म ऑफ मेडिएशन। ठीक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है, जिस अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली है क्या? तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और गुड्स या सर्विस के सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, हमारे कैपिटल मार्केट को जैसे सेबी रेगुलेट करता है, तो सिमिलरली ये जो पूरी एक्टिविटी है, इन्हें रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होगी, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बेसिक एम है टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और एनफोर्स करना है। इसके बेसिक फंक्शंस होंगे, जैसे ये इंक्वायरी करेगा या इन्वेस्टिगेटिंग विंग इसकी होगी, जो बेसिकली ये सारे चीज़ की इंक्वायरी करेगी। अगर कुछ फ्रॉड है या कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो उन सारे चीज़ों का ये एक इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा ये ऑर्डर भी पास कर सकता है फॉर द रिकॉल ऑफ द गुड्स एंड विड्रॉवल ऑफ द सर्विस। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंपनी है जो झूठी प्रचार या एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। हैंस ये जो अथॉरिटी है जो सेल्स परचेज सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही है, ये उस कंपनी को कह सकती है कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या फिर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, हैंस आप इसको रिकॉल करिए। तो उस कंपनी का काम होगा कि मार्केट से वो प्रोडक्ट को वापस रिकॉल कर ले, उठा ले। ठीक है जी। सो यानी एक पर्टिकुलर दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तब तो आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू उससे सेटल कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल पूरी मार्केट को देख रहा है। और पूरे मार्केट में कहाँ पर, अगर फेयर एंड लवली कुछ गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या मैगी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट में चीज़ मिला दिया जिसकी वजह से लग रहा है कि हेल्थ का इशू होगा। अभी समझिए, अगर मिस्टर ए कोई है जिसने मैगी खाया और उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा खाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इन जनरल वो प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है विच इज़ नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सो ये जो अथॉरिटी होगी वो उस कंपनी को कहेगी कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस ले लीजिए। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि उन प्रोडक्ट को वापस ले लिया जाए। ये कई कंपनीज़ को, यानी जितने भी सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है। देन ये कुछ अगर इसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया या कुछ गलत प्रैक्टिस हो रहा है, तो फिर वैसे केस में ये पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ये सेफ्टी से रिलेटेड कुछ नोटिस इशू कर सकता है। तो ये कंप्लीट मार्केट को, जो बाइंग एंड सेलिंग वाला जो मार्केट है जिसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उसको एक ऊपर से ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा है ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अगर कभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसी अथॉरिटी के पास ये चार्ज होगा कि अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइज़ कर रही है तो उसे फ़ाइन इम्पोज करेगा। तो ये 10 लाख तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। और
2 years का इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जो भी इसमें मेन कल्प्रेट माना जाए। तो इसके पास ये पावर है कि 10 लाख तक का फ़ाइन इम्पोज करेगा और 2 साल तक का पनिशमेंट होगा उस सेलर के लिए। अगर उसने बार बार ये रिपीटेड एक्ट कर रहा है तो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम से उसे अप टू 50 लाख तक का पनिशमेंट फ़ाइन लगाया जा सकता है और 5 ईयर तक ले उसे इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ये तो होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कंटेक्स्ट में। और जो दूसरा जनरल नेचर का अगर करप्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है बाय दी सेलर, तो उसके लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। एंड इफ़ ही कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस द सेम सेम रॉन्ग एक्ट, तो उसके लाइसेंस को परमानेंटली भी रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सो एक न्यू अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इसी के थ्रू वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा इस पूरे मार्केट को। नाउ वी हैव सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक पर्टिकुलर काउंसिल की बात करता है। दिस इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये काउंसिल को भी इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस एक्ट ये जो काउंसिल होगी इसका एडवाइजरी नेचर का काम होगा, हैंस इसे एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है। ये जो बॉडी है इसके चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, दैट इज़ फ़िलहाल के लिए रामविलास पासवान। वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के। अदर 34 मेंबर्स होंगे। ये 34 मेंबर्स डिफरेंट फील्ड से होंगे, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर्स होंगे, कुछ डिफरेंट जो कुछ होंगे जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होंगे, या कुछ कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड कुछ बात करने वाले लोग होंगे। मतलब डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, ताकि ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो मिनिस्टर इन चार्ज है, बेसिकली इंडिया को यहाँ पर 5 जोन में बांटा गया है या 5 रीजन में, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये जो रीजन में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं उनमें से 2 स्टेट्स के रोटेशनल बेसिस पे चेंज होगा। 2 स्टेट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कंज्यूमर अफेयर जो है उन्हें भी इसका मेंबर बनाया जाएगा। ये जो सेल होगी, इस सेल का टेन्योर 3 इयर्स का होगा। बेसिकली 3 इयर्स के बाद में मेंबर चेंज होंगे, यानी बेसिकली मेंबर जो चेंज होंगे वो ये 34 मेंबर्स। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स लोग तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो 34 मेंबर्स है उन लोग आफ्टर एवरी 3 इयर्स चेंज होंगे। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होगा वो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा, जिसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन है। फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेंटर स्टेट मिलकर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एडवाइस, कुछ ओपिनियन जनरेट करेगी और वो ओपिनियन के बेसिस पे कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम किया जाएगा। तो एक एडवाइजरी बॉडी भी है। तो अगर कंज्यूमर के साथ कोई इश्यू है तो कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू अपना सेटलमेंट कर रहा है। इन जनरल पूरे के पूरे सेक्टर को जो रेगुलेट करेगा उसके लिए हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया। और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए कुछ ना कुछ न्यू एडवाइस जनरेट किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, ओपिनियन प्रोवाइड किया जाएगा बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक। अब अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर किया गया है कि कैसे 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंपैरिजन में 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ ज़्यादा चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। जैसे पहले के एक्ट में देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ रेगुलेटर, अभी फ़िलहाल रेगुलेटर भी बनाया गया है, द वन हु विल रेगुलेट द एंटायर सेक्शन। कंज्यूमर कोर्ट, पहले अगर आपको कुछ इश्यू होता था तो आप जनरली जिस कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल जो करने जाते थे, वो कंज्यूमर कोर्ट में जो आप कंप्लेंट फाइल करते थे वो सेलर्स पॉइंट पे होता था। मतलब जो सेलर्स आपके डेस्टिनेशन पे आपको जाना पड़ेगा। अब कंज्यूमर अपने ही पॉइंट पर, यानी अपने ही जहाँ पर वो रिसाइड कर रहा है, जहाँ पर भी वो सेटल है, अपने ही लोकेशन के वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास वो जाकर अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देन प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसके ऊपर थी? तो पहले के एक्ट में देयर वाज नो प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी, और प्रोडक्ट लाइबिलिटी का अगर कोई इशू होता है तो वैसे को आपको सेपरेटली सिविल कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, देखिए एक प्रोडक्ट की वजह से कुछ हार्म हो गया तो इस प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, जैसे अगर कोई फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसने फार्मर्स को कुछ फर्टिलाइज़र दिया, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की वजह से भाई खेती अच्छे से हुआ नहीं, इनफैक्ट
खेती ख़राब हो गया और जो लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन हु विल टेक द लाइबिलिटी? ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का लाइबिलिटी कौन लेगा? तो एक जो ओवरऑल प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसी के ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इस एक्ट में, 1986 के एक्ट में। अब अगर कंप्लेन फाइल करना है तो आप पिटीशन फाइल करिए सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट फिर कहता है कि हाँ भाई, द कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जिन जिन को भी आपने ये ऐसा फर्टिलाइज़र दिया था या सीड दिया था, तो वो सीड या फर्टिलाइज़र आप रिटर्न लीजिए और उन्हें आप कॉम्पनसेट करिए। ये सिविल कोर्ट के थ्रू होता था। कंज्यूमर कोर्ट ऐसा कुछ ओवरऑल जजमेंट देने के लिए नहीं था, लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट को ये भी पावर दे दिया गया है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी को डिसाइड करेगा। बेसिकली प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो होगा वो प्रोड्यूसर या फिर जो सेलर होगा उसकी लाइबिलिटी होगी, और अब उसका काम होगा कि वो कॉम्पनसेट करे। कोई सिविल कोर्ट में जाने की कोई इसके लिए ज़रूरत नहीं है। इस एक्ट ने, स्पेशली 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी सेलर के ऊपर ये इंश्योर कर दे, मतलब वो उसी की लाइबिलिटी है, ये क्लियर कर दिया। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन देखा जाए तो पेक्यूनियरी जो जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, दिस इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि पहले जहाँ 20 लाख, 1 करोड़ और अबव 1 करोड़ वाला सिस्टम था, अब इसी मार्जिन को इंक्रीज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़ यू कैन फाइल अ कंप्लेन। स्टेट में 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक आप जा सकते हैं, और जब 10 करोड़ से ऊपर है तो फिर नेशनल लेवल पे आप जाकर कंप्लेन फाइल करेंगे। ये न्यू अपडेट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने प्रोवाइड किया। पहले ई कॉमर्स वाला कोई प्रोविज़न नहीं था, अब ई कॉमर्स को भी कवर किया गया है। पहले मीडिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी मीडिएशन का भी कॉन्सेप्ट है। अभी आप लीगल प्रोसीजर से जाने से पहले भी अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ प्रोविज़न, इफ़ द टू पार्टी एग्रीज, तो वहाँ पर सेटलमेंट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स के लिए एक स्पेशल रूल भी दिया गया है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, और इसके थ्रू कई प्रोविजंस बताए गए हैं। पहले चीज़, ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो अपने परचेज़र को, यानी अपने कंज्यूमर को, अपने बायर को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में दे। साथ में यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे, जैसे रिफ़ंड का, रिटर्न का, एक्सचेंज का, गारंटी, वारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट के बारे में, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में, ग्रीवेंस जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर भी अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट ख़रीदा गया, तो वहाँ पर अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उसके प्रॉब्लम को सेटल करेंगे, उसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट कौन से कंट्री का है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको शो करनी पड़ेगी। एंड रिमेंबर, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दी एडवाइजरी, रादर इट इज़ मैंडेटरी। अब ये सारे के सारे कंपनीज लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया है कि आपको ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, आप कंज्यूमर को वो सारे इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके थ्रू कंज्यूमर एक अच्छे तरीके से अपना इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सके कि मुझे प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। वेग इन्फॉर्मेशन में डिसीज़न हमेशा गलत होता है। कंज्यूमर एक सही डिसीज़न ले सके प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में, इसलिए आपको सारे के सारे पिक्चर, यानी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के सामने रखना होगा। अगर कंज्यूमर का कोई भी कंप्लेन है तो उसे 48 आवर्स के बीच में ही सेटल करना होगा। विद इन 48 आवर्स आपको उसके कंप्लेन को एक्नॉलेज करके उसे मतलब उसे एक्नॉलेज करना होगा, रिसीव करना होगा, एंड उसका जो रिड्रेसल किया जाएगा इस कंप्लेन का विद इन 1 मंथ, तो इसका पूरा कंप्लेन को सेटल आपको करना ही होगा। ये सारे चीज़ मैंडेटरी एंड नॉट दी एडवाइजरी, मतलब ये सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। Seller cannot refuse to take back the goods और withdraw the service और refuse to refund। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है तो आप रिटर्न लेने से मना नहीं कर सकते। आपको उन्हें फ़ंड भी, जो भी पैसा था वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। अगर आपने कोई सर्विस दिया है तो सर्विस भी रिटर्न लेना पड़ेगा, पैसा आपको रिटर्न करना होगा इफ़ देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट इन योर प्रोडक्ट और द सर्विस। सो ये बेसिकली कई गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये रूल्स के थ्रू, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 के थ्रू। ठीक है जी। और ई कॉमर्स को ये भी कहा गया है कि इन्हें प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस कुछ और बता रहा है, माल कुछ और पहुंचा दिया, पर जाने के बाद वहाँ कुछ अलग ले रहा है। मतलब होता है ना, प्राइस का मैनिपुलेशन इस अपना दिस वन ई कंपनीज काफ़ी करते हैं, तो ऐसा मैनिपुलेशन ना हो इसीलिए, बिकॉज सस्ता में ख़रीद के बहुत बेच रहे हैं, जिससे जो एक्चुअल में रिटेलर्स जो है, जो
फिज़िकली सामान को बेच रहे हैं, ऐसे हमारे शॉप्स वॉप्स खोल उल के, तो ऐसा जो शॉप्स में रिटेलर्स है इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप बहुत सस्ते में देंगे तो रिटेलर से कोई ख़रीदेगा नहीं। इवन दीज कंपनीज आर लाइक अ रिटेलर, बट ये तो जाइंट रिटेलर लोग अगर सस्ते में देंगे तो स्मॉल रिटेलर से कोई ख़रीदेगा नहीं। तो प्राइस मैनिपुलेट करके आप अपने उन स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए ई कॉमर्स को ये भी कहा गया है कि आप प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक। फाइनली प्रोडक्ट की लाइबिलिटी जो हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में यही है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उस मैन्युफैक्चरर की, ये मैन्युफैक्चरर है या फिर का ये सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस सेलर जो हो गए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी और द डैमेज कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और द डेफिशिएंसी इन सर्विस। कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये कह दिया गया कि अगर आप 5 लाख तक के मैटर को फाइल कर रहे हैं, मतलब कोई 5 लाख तक के अमाउंट का कंप्लेन है अगर फाइल करेंगे तो फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो फ़ी। इसके अलावा अगर समझिए कोई प्रोडक्ट का डीमेरिट निकला, हमने सेलर को पकड़ा, सेलर से कुछ कॉम्पेंसेशन वहाँ पर रिसीव किया, और ये अगर कंज्यूमर को देना है, ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर को उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट का डीमेरिट निकला है तो सेलर से कॉम्पेंसेशन लेकर, मतलब उससे अमाउंट रिसीव करके वो कंज्यूमर को दिया जाएगा। बट इन केस वेयर द कंज्यूमर इज़ अनआइडेंटिफाइड, हमने पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कोई फ़ाइन लगाया लेकिन एक पर्टिकुलर कंज्यूमर नहीं है जिसे जिसको अमाउंट दिया जाए, तो ऐसे केस में ये अमाउंट जो भी हमने रेज़ किया है स्टेट ने, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट की जो कमीशन है, कमीशन दैट इज़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, वो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। ये टाइमली कितना, तो दिस इज़ क्वार्टरली, हर क्वार्टरली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू सेंट्रल कमीशन, दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, विद रिस्पेक्ट टू द वैकेंसीज, डिस्पोजल ऑफ द केस एंड द पेंडेंसी ऑफ द केस एट दिस लेवल। लेकिन 21 डेज़ के अंदर ही मैटर को सेटल करना है, दैट मीन्स बहुत फास्ट होगा, बट अपील के भी प्रोविजंस को न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 compared with the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इतना ही सारा चीज़ पढ़िए, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सब्जेक्टिव दीजिए, ऑब्जेक्टिव दीजिए, DULLB और स्टेट PCS और UPSC, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट so that we get to know what all improvement you want us to make, or do mention the subject matter, the subject or the topic on which you want us to make a video. Thank you and have a nice day.